नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि रेलवे के लिए अभी 30 वीडियो की सीरीज़ चलाई जा रही है और एसएससी के लिए भी 30 वीडियो की सीरीज़ चलाई जा रही है। जब हम रेलवे की क्लास शुरू किए थे तो मैंने आपको बताया था कि मुझे अगर लगे कि आपको बाहर से भी पढ़ाने की ज़रूरत है तो मैं बीच बीच में एक्स्ट्रा क्लास लेकर के आया करूँगा। तो आज यह एक्स्ट्रा क्लास है जिसकी सोर्स क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2018 से लेकर 2023 तक आपके रेलवे के विभिन्न एग्जाम, साथ ही साथ एसएससी, सीजीएल और जीडी में पूछे गए क्वेश्चंस आप यहाँ पे देखेंगे। टॉपिक है आज का हिस्ट्री से क्वेश्चन है जो खतरनाक मोड में है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट तो आपको दूंगा ही। ये अपनी जो है कमियाँ हैं कि एक्स्ट्रा फैक्ट के बिना हम चलते ही नहीं हैं और यही एक्स्ट्रा फैक्ट आपको एग्जाम में है ना फ़ायदा करता है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप तमाम भाई बंधुओं को जो अभी तक टुडे एग्जाम का कंटेंट यानी जो ई बुक लेटेस्ट आया है अगर आप नहीं लिए हो तो गुजारिश है आप ले लीजिए। अभी आप 10-20 रुपये की मुँह में पड़ के अगर ये नहीं लेंगे तो शायद उससे ज़्यादा जो है ना आप जो है छोड़ देंगे। ठीक है, तो आप ले लीजिए, बाद में इसकी फ़ायदा आपको एग्जाम में समझ में आएगी। ठीक है, ये मोबाइल नंबर है, कोई भी कंटेंट चाहिए आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। यूपी पुलिस की कंटेंट जो है हम पहले जो यूपी पुलिस के लिए क्लास करवाए थे उन्हीं के भरोसे में अभी भी कहता हूँ आप एग्ज़ाम दो, आपको अच्छा एग्जाम जाएगा जी, है ना। अगर एग्जाम कैंसिल नहीं होता तब तो वाहवाही लेते ही, हम बहुत सारे बच्चे को पास कराते, लेकिन एग्जाम ही कैंसिल हो गया, क्या करता, है ना। बिहार एसएससी का भी आपका कंटेंट अवेलेबल है, यूपीपी का अवेलेबल है, एसएससी का अवेलेबल है, जो ई बुक का भी है और नया सीरीज भी है, रेलवे का अवेलेबल है। आप कोई सा भी ले सकते हैं मिनिमम प्राइस पे। सूफी परंपरा में समा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो बच्चे हमेशा यह व्हाट्सएप पे पूछते रहते हैं क्लास कहाँ मिलेगी, तो मैं अभी बता दूं, न तो मेरे पास अभी कोई एप्लीकेशन है, यूट्यूब ही हारे का सहारा है मेरे लिए, है ना। तो यूट्यूब पे ही अभी आपको सारा क्लास मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ कंटेंट का जो है आपसे छोटी सी रकम ली जाती है ना। सूफी परंपरा में समा शब्द का शाब्दिक अर्थ है पवित्र गीतों का पाठ, जो चैंटिंग वगैरह होते हैं उस प्रकार से, जैसे आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हो ना, तो जो सूफी परंपरा में समा शब्द है उनका अर्थ होता है जो उनके पवित्र लाइन है, पंक्तियां हैं, उनका पाठ करना। यह आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वली शब्द का अर्थ होता है भैया संत, है ना, संत होता है, सेंट होता है। इसके अलावा चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन है? भारत के लिहाज से बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनके दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर में है। अगर मुगल वंश में आपसे कहे कि मुगल वंश में कौन सा चिश्ती जो साधु था वो ज़्यादा मतलब जुड़ा रहे थे मुगल वंश से, तो आप कहोगे सलीम चिश्ती, क्योंकि सलीम चिश्ती से माना जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर पैदा हुए थे, जिनका निक नेम सलीम भी है। ठीक है, और इसके अलावा ये सलीम जहांगीर के काल को चित्रकला का आप स्वर्ण काल कहते हैं। साथ ही साथ जहांगीर को आप न्याय के जंजीर के लिए जानते हैं, जहांगीर को आप शालीमार बाग बनवाने के लिए जानते हैं। तो ये जहांगीर पे मैं चला गया था, आ जाता हूँ वापस। सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता है, जहाँ पे मतलब पार्थिव शरीर को दफनाया जाता है। सूफी के जो संत होते हैं उनको दरगाह कहा जाता है। वैसे भी इस्लाम धर्म में जो भी संतों के दरगाह भी कह देते हैं, है ना, कभी कभी मजार भी कह देते हैं, लेकिन दरगाह स्पेशली अगर सूफी संत के पार्थिव शरीर को दफनाने की जगह पूछे तो दरगाह। देखिए जो स्तूप होता है बौद्ध धर्म के अंदर, है ना, ये भी बेसिकली यही चीज़ है। जो बौद्ध संत होते हैं ना उनके अंत्येष्टि वाला चीज़ ही वहाँ पे रखा जाता है। इसको अलग लैंग्वेज में हम डिफाइन करते हैं कि बौद्धों के, है ना, बौद्धों के इम्पोर्टेंट चीज़ को रखे जाने के जो है संरक्षित रखे जाने की जगह को स्तूप कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली यही चीज़ होता है ये भी। और स्तूप के ऊपरी वाले भाग को जो है ना कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, हर्मिका कहते हैं या छत्र कहते हैं। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। यहाँ तक कि मंदिर के ऊपरी भाग को भी पूछा गया है, आपके एसएससी ने पूछा है भैया। अजमेर में लगने वाली उर्स महोत्सव, है ना, ये सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि मतलब जिस दिन मृत्यु हुए थे, स्वर्गवासी हुए थे। ठीक है भैया। इनके अलावा ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकर के बारे में वर्णन मिलता है? ऋग्वेद की जब भी बात आए सबसे ओल्ड वेदा है
है ना, सबसे विस्तृत भास्ट वेदा है ना, सबसे है ना प्रमाणिक ऑथेंटिक है ना ये वेद है। तो ये ऋग्वेद की बात होती है। तो ऋग्वेद में आपको किन दो जैन संत के बारे में वर्णन मिलती है? तो अरष्टनेमी और ऋषभदेव। मैंने अरष्टनेमी आपको पहले एसएससी के क्लास में करा रखा है और ये भी वहाँ पे बताया है कि ऋग्वेद में इनका जिक्र मिलता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात करेंगे तो ऋषभदेव थे, जबकि अंतिम तीर्थंकर या 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर थे। लेकिन सावधान, अगर आपसे पूछे कि भाई जैन धर्म के वास्तविक फाउंडर कौन है या फिर जैन धर्म को आधुनिक यानी मॉडर्न स्वरूप जो आजकल हम देखते हैं इनमें लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भगवान महावीर ही आंसर करना। मैं करोड़ों बार आपको एग्जाम्पल दिया हूं, जैसे दिल्ली सल्तनत के फाउंडर कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। लेकिन एक्चुअल फाउंडर कौन है सल्तनत के? तो फिर इल्तुतमिश है ना। तो उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया है कि भाई कार्यपालिका का प्रधान केंद्र में प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रधान करके इंफेसाइज कर दे तो फिर पीएम मार देना आंसर, क्योंकि पीएम ही कार्यपालिका के जो भी है ना मतलब लाभ है, जो भी उनके भोगने की बात है वो पीएम के थ्रू होता है। ठीक है भैया। इसके अलावा तो यहाँ पे आप समझ गए कि वास्तविक फाउंडर कहेगा तो महावीर, खाली फाउंडर कहेगा तो ऋषभदेव की इसके जैन धर्म के। मैंने कई सारे एग्जाम्पल भी दिए, यहाँ तक कि पॉलिटी तक भी पहुँच गए। तो आप मेरे क्लास में बस बोरियत मत फील कीजिएगा। मैं जानता हूँ कि जरूरत से ज़्यादा ही फैक्ट बता देता हूँ। कोई बच्ची कॉमेंट भी किया है कि इतने ना बताया कीजिए, लड़की कन्फ्यूज हो जाता है। अरे भाई कन्फ्यूज नहीं होना आपको, आप पढ़ने आए हैं, आप चैंप हैं, आप कम से कम ग्रेजुएट हो गए हैं, तो आप कौन सा, आप थोड़ी ना आप बच्चे हैं। अब तो आप है ना क्वेश्चन को जो है हमेशा दबा के रखो, क्वेश्चन को हावी मत होने दो। हाँ कभी कभी उस समय होता है कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, 2 4 5 10 मिनट आधा घंटा मत पढ़ो, लेकिन जब पढ़ो तब पूरे दिल से पढ़ो। ठीक है। इसके अलावा जैन धर्म में जुड़े हुए शब्द अनेकांतवाद और स्यादवाद, ये जैन धर्म से जुड़े हुए शब्द है। जैन धर्म के 2 समुदाय श्वेतंबर और दिगंबर, सफेद वस्त्र और निवस्त्र रहने वाले। जैन धर्म के 2 बैठक पाटलिपुत्रा और गुजरात में, पहला हुआ था पाटलिपुत्रा में, सेकेंड हुआ था गुजरात के बल्लभी में। उत्तर प्रदेश में एक काम्पिल्य मेला लगती है, ये एसएससी पूछता है कि काम्पिल्य मेला कहाँ लगते हैं, और रेलवे पूछता है कि काम्पिल्य मेला किस धर्म से संबंधित है। तो ये जैन धर्म से संबंधित है काम्पिल्य मेला। जैन संत बिमलनाथ से जुड़ा हुआ जगह है फर्रुखाबाद के पास, वहीं पे लगता है यह काम्पिल्य मेला। ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर यानी सेकेंड लास्ट तीर्थंकर हुए भगवान पार्श्वनाथ। ये पार्श्वनाथ महावीर स्वामी के है ना पिताश्री हैं। इनके अलावा अगर बता दूं, अगर आपसे यूपी पीसीएस के लिहाज से क्वेश्चन देखें जो आपके पूछे गए हैं हाल फिलहाल में है ना, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है। वहां पे है ना, तो एक कथन इनमें यह भी दिया गया था कि पार्श्वनाथ जो है बनारस से संबंधित थे, यानी बनारस से ताल्लुक रखते थे। तो ये कथन सही था है ना, पार्श्वनाथ का संबंध बनारस से भी है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ऋग्वेद सभी चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है, जैसा कि मैंने बताया। वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार मिलता है, यमुना का 3 बार मिलता है, सरस्वती को सबसे पवित्र बताई गई है, और सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार मिलती है। तो ये नदियों के रिलेट करके ऋग्वेद से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है। साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है दशराज युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है। तो ये जो दशराज युद्ध सुदास के साथ लड़ा गया था, ये भी ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। ठीक है। वैदिक काल में नदियों के प्राचीनतम नाम कुछ इस प्रकार है। रावी नदी को आप पुरुषनी कहते हैं है ना, ब्यास नदी को विपासा कहते हैं, सतलज नदी को सुतुद्री कहते हैं, झेलम को बितस्ता और चिनाव नदी को आस्कनी, गंडक को सदानीरा इत्यादि कहा जाता था। ठीक है भाई। ये है जो आप इमेज देख रहे हैं, अब तो पूर्व परिचित हैं कि ये भैया टुडे एग्जाम की ई बुक है जिसका नाम पैरासीटामोल 500 है, और ये आरपीएफ की जो क्लास चल रही थी जिसमें अभी 6 क्लास हुई है, तो ये आरपीएफ का है और एक एसएससी का भी रनिंग में है ना। तो 2 क्लास रनिंग में है, ई बुक हमेशा रनिंग में रहेगा। इसके अलावा चलते हैं आगे। अकबर के शासनकाल में है ना, कोई भी चीज़ चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन थे? आरआरसी ग्रुप डी 2018 में आया है, टोडरमल थे। और बाद में एसएससी 2023 में एक क्वेश्चन पूछा कि दहसाला बंदोबस्त किसने चलाया, वहां पे अकबर एग्जाम्पल में था, मतलब ऑप्शन में था ही नहीं, तो टोडरमल आंसर हो जाएगा। दहसाला बंदोबस्त से हालांकि अकबर के शासनकाल में ही चलाया गया है, लेकिन टोडरमल भी आंसर हो सकता है। अकबर के प्रारंभिक दिनों
तीनों का संरक्षण कौन थे किए थे? तो बैरम खान किए थे। ये संरक्षण थे अकबर के प्रारंभिक दिनों का। अकबर के द्वारा स्थापित स्थलों में आएंगे फतेहपुर सीकरी, और इसी फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाए थे। मुर्शिदाबाद, जिसे मकसूदाबाद कहा जाता था, बाद में यही मुर्शिदाबाद में जो है ना, मुर्शीद कुली खान के द्वारा ढाका से अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया गया था। इसके अलावा आगरा का किला अकबर ने बनाया था। इबादत खाना है ना, उपासना भवन था ये अकबर का, कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में ही है। जोधाबाई का महल या ये कहाँ पे? ये भी आपका ये फतेहपुर सीकरी के अंदर ही है। तो ये सभी अकबर से संबंधित है। इसके अलावा अकबर के काल को मुगल काल में साहित्यिक स्वर्ण काल माना गया है, क्योंकि अकबर के दरबार में 9 महाविद्वान रहते थे, जिसे नवरत्न कहा जाता था। ठीक है भाई, नवरत्न में अधिकांश विद्वान का नाम आपको जरूर याद रखना है, ताकि आप ऑप्शन छांट सके, जैसे अब्दुल रहीम खान खाना, फैजी, अबुल फजल, है ना, और इसका तानसेन भी हो जाएगा, इसके अलावा बिरबल भी हो जाएगा, है ना, मुल्ला दो प्याजा हो जाएगा। अकबर के दरबारी बता दिए। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है। इसी किताब को आप आईने अकबरी भी कहते हैं। पानीपत की तृतीय लड़ाई अकबर और हेमू के बीच 1556 में लड़ी गई थी, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। महाराणा प्रताप और अकबर के सेना मान सिंह के बीच होता है। हमेशा इस सेनापति का नाम ही पूछा गया है जब भी यह युद्ध पूछा गया है, या फिर ईस्वी पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ईस्वी डाल दिया हूँ जो कालखंड में आपका युद्ध हुआ है, आपको पहचानना है। 1526 पानीपत की प्रथम, 1527 ये आपका खानवा का, 1528 है ना घाघरा चंदेरी का, और 1529 घाघरा का, है ना। घाघरा का सही है क्या? देखिए मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाया है। पानी पियो आज से नहीं, जब से पढ़ता आया हूँ 2011 में बनाया था। पानी पियो चंदेरी खानवा, खाना खाओ, है ना, चाय पियो घर जाओ। इस प्रकार से पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा 1526, 27, 28, 29 आप भी याद रख सकते हैं। ये बाबर के चारों लड़ाई हैं, जिसमें क्रमशः इब्राहिम लोदी को, राणा सांगा को, इसके अलावा 1500 मेदनी राय को 28 वाले में, और 29 में नुसरत शाह को हराया था। इसके अलावा तो 1191 और 92 ये आपका ना तराइन की 2 लड़ाई है। दोनों में कैरेक्टर सेम होते हैं। पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गोरी, पहला वाले में चौहान साहब की विजय, सेकंड वाले में गोरी का विजय। 1757 पलासी का युद्ध होता है। 1764 बक्सर का युद्ध होता है। पलासी के युद्ध में अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव होते हैं, और बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो होते हैं। 1857 का विद्रोह कैनिंग के समय हुआ था। एक भी बात को हवा में मत लेना, है ना। इतना मैं चिल्ला चिल्ला के कर रहा हूं, तो आपको भी थोड़ा सा सुनना है ध्यान से। आपको फायदा ही नहीं हुआ पे तो चिल्लाने का क्या मतलब है? ठीक है। 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में बिलग्राम का युद्ध। दोनों में सेम कैरेक्टर शेरशाह सूरी और हुमायूं। ठीक है, जो बिलग्राम का युद्ध हुआ यह निर्णायक सिद्ध हुआ था, और हुमायूं को गद्दी छोड़ना पड़ा था। 618 से क्वेश्चन आप मुझे बताना, है ना। 618 से नदी को रिलेट करते हुए 2 प्रमुख शासकों के बीच में यह युद्ध हुआ है। बताइएगा कि कौन 2 शासक थे। थोड़ा सा जो है आपको मैं, है ना, कमीशन का मेंस लिखना सिखाता हूं कि 618 ईस्वी के संबंध में 2 शासकों को लेकर कौन सा युद्ध हुआ, उनका वर्णन करें। एक लाइन में बताना है किसके किसके बीच हुआ था। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी हुआ करता था? आरआरबी एनटीपीसी 2016। ये सिसोदिया वंश के बीच में राजधानी हुआ करता था चित्तौड़गढ़। बाद में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कहां पर करवाया? तो चित्तौड़गढ़ में। डायरेक्ट ये भी पूछता है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो आप कहते हो जी राणा कुंभा। जयपुर शहर का निर्माण, पता नहीं एसएससी को क्या लगा हुआ है, हजारों बार पूछते हैं जयपुर शहर का निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह सेकंड ने करवाया था। उदयपुर शहर का निर्माण राजा उदय सिंह सेकंड ने करवाया था। देखिए उदयपुर जो है ये भारत का पहला वेटलैंड सिटी बना है ना, वेटलैंड सिटी बना है। रामसर शहर का दर्जा इन्हें दिया गया है। प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण कौन करवाए थे? सवाई प्रताप सिंह ने करवाए थे 1799 में। तो ये कुछ एक बातें जो आपको ध्यान रखना है। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मेरी के आगमन में 1911 में भारत में कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनवाया गया था? एनटीपीसी 2016। ये इंडिया गेट को बनवाया गया था। माफ कीजिएगा भैया, धूप लग गई आज। तो ये इंडिया गेट को बनवाया गया था, है ना। इंडिया गेट के अगर वास्तुकार के बारे में पूछता है, जो एसएससी सीजीएल ने पूछा था हाल फिलहाल में, तो जॉर्ज बिटेट होते हैं। कौन होते हैं? जॉर्ज बिटेट होते हैं। यहाँ पे लिखा गया है इनके प्रमुख वास्तुकार। और ये गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई में, पश्चिमी तट के सहारे, अरब सागर के किनारे, ताजमहल होटल के फ्रंट में, मतलब एकदम सामने में है। ठीक है, और यहाँ पे मैं कई बार गया हूँ। ताज होटल में नहीं गया हूँ, उतनी बड़ी औकात नहीं है, बाहर से ही जाके घूम फिर के
आ जाता हूँ। दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के आगमन पर किया गया था। इसी शाही दरबार में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली ले जाने की बातों पर विचार विमर्श किया गया था। तो दिल्ली दरबार की आयोजन क्वीन मेरी और जॉर्ज पंचम के आगमन में कब हुआ था, तो भी 1911 आंसर है। गेटवे ऑफ इंडिया माफ कीजिएगा, इंडिया गेट दिल्ली में है। जो बंबई वाला है गेटवे ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना की नींव कब रखी गई थी, 1911 में। कौन थे वास्तुकार, जॉर्ज बिटेट थे। ठीक, इसके अलावा नूरजहां ने अपने पिता ग्यास बेग के याद में एतमादुल्ला का मकबरा बनवाई थी, जो कहाँ पे है, आगरा के अंदर है। और ये भारत में पूर्णतः यानी टोटली व्हाइट संगमरमर से निर्मित यह पहला मकबरा है। ये बात भी ध्यान रखेंगे, हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है। एक क्वेश्चन एसएससी हाल फिलहाल पूछे कि भारत में मुगलों द्वारा निर्मित पहला उद्यान मकबरा कौन सा था, तो ये है भैया हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर है, आपने फना पिक्चर देखा होगा। ठीक है, तो ये आपका जो मकबरा है ये उद्यान मकबरा है, गार्डन मकबरा है, जो मुगलों द्वारा निर्मित है। कौन बनवाए थे, बेगा बेगम या हाजी बेगम। ये कौन है भैया, दोनों एक के आदमी का नाम है भाई, लेडीज हैं और हुमायूं की विधवा है। इनके अलावा महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कब व्यापार अधिकार पत्र सौंपा गया था, तो 31 दिसंबर 1600 को। एसएससी ने भी पूछा ये क्वेश्चन और रेलवे तो कई बार पूछे हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। उस समय महारानी कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक है, अभी ब्रिटेन के राजा कौन है, चार्ल्स थर्ड है। और 2022 में किस रानी की मृत्यु हुई थी, एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हुई थी। ये कुछ एक बातें ध्यान रखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में मानी जाती है। उस समय किसका शासन रहा होगा, क्योंकि उस समय ओवरऑल मुगल हुआ करता था। तो मुगल कौन थे भैया, अकबर थे, क्योंकि अकबर की मृत्यु जो है 1605 में हुई थी और जब से गद्दी पे बैठे तो मृत्यु तक गद्दी पे ही रहे थे। भारत में अंग्रेजी की जो पहली फैक्ट्री है ये 1608 सूरत में खोला गया था। लेकिन क्वेश्चन को घुमाता है एग्जामिनर कि हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री कब खोला। अगर इसको सही से सुने तो ऐसा लगता है कि भाई पहला फैक्ट्री तो भाई सूरत में हो गई, तो फिर ये पहला क्यों लिख रहे हो। तो भाई नदी लगा के क्लू चेंज कर देता है एग्जामिनर, कि आपके कहने का मतलब है कि बंगाल में हुगली नदी के किनारे जो बंगाल में पहला था वो कौन सा भाई, 1651 में थे। ये कई बार अंग्रेज मतलब एसएससी ने पूछा है, अंग्रेजों ने नहीं पूछा है। इनके अलावा वास्को डी गामा भारत 1498 में आते हैं और सबसे पहले कहाँ पहुंचते हैं, कोझीकट या कालीकट। दूसरी बार वास्को डी गामा 1502 में आते हैं और यहीं रहने लगते हैं, है ना। इसे भारत खोज का श्रेय दिया जाता है। और ये किस रास्ते से आया था, तो केप ऑफ गुड होप, है ना, केप ऑफ गुड होप के रास्ते आया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बैरन हैंगस्टर। समझेंगे थोड़ा इस जाल को, अधिकांश जो है 30 मार खान बच्चे भी भूल जाते हैं एग्जाम के अंदर। ये कैसा होता है कि रॉबर्ट क्लाइव का आपने नाम सुना होगा, प्लासी के युद्ध में विजय भी दिलाया, फिर इलाहाबाद की संधि भी किए थे उस समय जो है ना, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से। तो ये जो क्लाइव है ये जो है ना पहले गवर्नर था। क्या था भाई, गवर्नर था। फिर गवर्नर जनरल कौन बना, तो बंगाल उस समय बड़ा जो है महत्व का स्थान हुआ करता था। तो बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया बैरन हैंगस्टस को। ठीक है, फिर जो है पूर्णतः भारतीय स्तर पे जो है 1833-34 में विलियम वेंटिक को गवर्नर जनरल माना गया, जो सती प्रथा का अंत भी करवाए थे 1829 में। आपको याद होगा राजा राम मोहन राय के प्रयास और भी अन्य महापुरुष के प्रयास से। इनके अलावा भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग है। ये वायसराय पद जो है गवर्नर जनरल का बदला हुआ पद है। ये कब होती है कि जब 1857 में अंग्रेजों को सफलता हाथ लगती है तो उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय के पद से सुशोभित करते हैं और तब से वायसराय का पद जो है चलते आया है। तो ये कुछ एक बातें आप कड़ी में जोड़ सकते हो। इनके अलावा 1857 के समय अंग्रेज कैनिंग थे। 1757 के प्लासी के युद्ध रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज की तरफ से, और 1764 वाला जो बक्सर का युद्ध था हेक्टर मुनरो। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किस स्थान पे की गई थी, नाम से स्पष्ट है पुणे। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था। देखिए फर्गुसन कॉलेज भी महाराष्ट्र में है और उनके संस्थापकों में बाल गंगाधर तिलक साहब जुड़े रहे थे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फर्गुसन कॉलेज में के संस्थापकों में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे। एक ऑप्शन होता है तिलक साहब, तो तिलक साहब को आंसर करना है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन 1924 में भीमराव अंबेडकर साहब किए थे और 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन भी भीमराव अंबेडकर साहब चलाए थे। 1932 में गांधी जी के साथ समझौता किए थे, जिसे पूना समझौता कहा जाता है या पूना पैक्ट कहा जाता है। 1930, 1931 और 1932 ये तीनों गोलमेज सम्मेलन के जो है ईस्वी है, तीनों लंदन में होते हैं और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने भीमराव अंबेडकर साहब
पहुंचते हैं। इनके अलावा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हसरा का नामकरण जो है भगत सिंह साहब ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किए थे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि भाई जो HRA है इसी का ये बदला हुआ फॉर्म है हसरा, इसमें सोशलिस्ट शब्द को ऐड किया गया। तो ये जो ऐड करने का विचार है ये सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद के मन में आया था। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना 1861 में महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। और विधवा पुनर्विवाह संघ है ये, लेकिन विधवा पुनर्विवाह एक्ट कहेगा तो 1856 होता है। ये दोनों अलग अलग चीज है, ध्यान रखिएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महाराष्ट्र में हुआ था, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। भारतीय सेवक समाज भारतीय सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है स्थापित किए गए थे। RSS, देखिए यहाँ पे रस लिखा गया है RSS, है ना, ये RSS की स्थापना 1925 में हेडगेवार साहब के द्वारा किया गया था। इसके जो हेड क्वार्टर है यहाँ पे जहाँ पे स्थापित किए गए वो नागपुर जगह है। अभिनव भारत की स्थापना वीर सावरकर ने 1904 महाराष्ट्र के नासिक में किए थे। इनके अलावा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद देशी स्तर पे की जाने वाली उनका पहला आंदोलन कौन सा था? देश स्तर पे बात हो रहा है, ध्यान रखेंगे। वो प्रांत स्तर पे पूछता है और देश स्तर पे पूछता है, दोनों अलग अलग आंसर हो जाते हैं भाई। ऐसा सबको जो है नमक और दाल एक में नहीं मिला देना है। तो देश स्तर पे असहयोग आंदोलन जो है ये पूरे मतलब देश स्तर पे था, पूरा इंडिया स्तर पे था। तो आंसर आपका असहयोग आंदोलन होगा। हालांकि इससे पहले आपने 1917 में चंपारण सत्याग्रह सुना, इसके अलावा 1918 में खेरा सत्याग्रह सुना, 1918 में ही अहमदाबाद वाली सत्याग्रह सुना। लेकिन ये प्रांतीय थे, जो क्षेत्र विशेष को रिलेट करता था। पूरे देश को रिलेट करने वाली गांधी जी की पहली आंदोलन अफ्रीका से लौटने के बाद असहयोग आंदोलन 1920 होता है। आई होप आप अच्छे से समझे। महात्मा गांधी से थोड़ा गांधी युग में जाते हैं और आपको थोड़ा सा समझाते हैं, क्योंकि गांधी जी सिर्फ नोट पे ही नहीं है, एक आध नंबर आपको एग्जाम में भी देके जाते हैं। जो नोट कमाने की जरिया है, हम लोग के लिए नौकरी क्या है ना, अपनी भविष्य सिक्योर करने का एक जरिया है कि कल होके रोटी जो है आसानी से मिले और एक फिक्स नौकरी हो। यही सोच के नौकरी करने आते हैं ना। बाद बाकी अगर बहुत ज्यादा अमीर होना है तब नौकरी की तरफ नहीं आना चाहिए। अमीर होने की जो है बिजनेस वगैरह होते हैं, नौकरी जो है दिन काटने की चीज है भैया। ठीक है, बुरा मत मानना भैया, है ना। महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1915 में 9 जनवरी को वापस आए थे। 9 जनवरी को प्रत्येक दूसरे वर्ष हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए पहले ये जो है ईयरली मनाया जाता था, लेकिन अब ये बाइनियल मनाया जाता है। अब 2 वर्ष में एक ही बार मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, जो बिहार के चंपारण प्रांत में नील की खेती संबंधित 3 कठिया पद्धति से जो है ये आपका मतलब संबंधित था। इसी पद्धति को रोकने के लिए चलाया गया था आपका चंपारण सत्याग्रह गांधी जी। और किसके आमंत्रण पे गए थे ये भी पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो राजकुमार शुक्ला के आमंत्रण पे गया थे, जो बिहार के किसान थे। ठीक है, तो इनके आमंत्रण पे गए थे बिहार चंपारण, वहां पे जो है भाग लिए थे और किसानों को इन प्रॉब्लम से निजात दिलाए थे। ये 3 कठिया पद्धति का कहने का मतलब है कि 3/20 है ना, 20 भाग में 3 भाग जो है नील की खेती करना अनिवार्य हुआ करता था, यानी 1 बीघे में 3 कट्ठा। इनके अलावा गांधी जी का खेरा सत्याग्रह 1918 गुजरात के खेरा में चलाया गया था। अब थोड़ी सी गांधी युग में आते हैं, एक एक बात को ध्यान से सुनना। गांधी जी के प्रथम देशीय स्तर पर सत्याग्रह असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन में भारत के सभी समुदाय का जोरदार साथ मिला था, कोई भी समुदाय हो, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में विविध समुदायों के लोग रहते हैं। इस समुदाय को इस आंदोलन को 1922 में चौरा चोरी हत्याकांड के कारण बंद करना पड़ा था। हालांकि कई सारे नेता इसके पक्ष में नहीं थे कि इसे बंद किया जाए, इसे और चलाया जाए और जोर शोर से चलाया जाए, लेकिन गांधी जी अहिंसा का सहारा लेके जो है इसको बंद करने का निर्णय लिए। इस आंदोलन में सक्रिय रोल अदा करने हेतु मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत की पेशा छोड़ दी थी। यही वाले लाइन से क्वेश्चन 2023 MTS में पूछा था कि भाई किन नेताओं ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, है ना, कि तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। इसके अलावा इस आंदोलन को बंद हो जाने के बाद अब मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास साहब ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। 1923 में आते हैं और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? चित्तरंजन दास साहब बनते हैं। चित्तरंजन दास साहब ही नेताजी के गुरु भी माने जाते हैं, यानी सुभाष चंद्र बोस अपनी राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास साहब को ही मानते हैं। 1924 में महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। महात्मा गांधी 1931 लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। गांधी और अंबेडकर साहब के बीच 1932 में पूना समझौता किया गया था। गांधी जी की एक और देशीय स्तर पर सत्याग्रह दांडी मार्च, जो 12 मार्च
1930 ईस्वी को चलाया गया था। इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। तो गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत करी गई थी। ठीक है, वर्ष 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव स्टार्ट किया गया था। तो यह आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 1930 का ही याद दिलाते हैं और साबरमती आश्रम से ही स्टार्ट किया गया था, जो 15 अगस्त 2023 तक चला था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गांधी जी की प्रमुख सत्याग्रह में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी प्रमुख था। इसी सत्याग्रह में गांधी जी ने डू और डाई का नारा भी दिए थे। गांधी जी की मृत्यु 1948 में 30 जनवरी के दिन होते हैं नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो ये कुछ एक बातें जो गांधी युग से था, है ना। अब गांधी जी के कुछ आते हैं कृत्यों में, यानी लेखन कार्य में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी की लेखन कार्य में एथिकल रिलीजन, नवजीवन, गुजराती भाषा के समाचार पत्र, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इनकी आत्मकथा, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, अलग अलग किताब, हिंद स्वराज, हरिजन इत्यादि। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने अफ्रीका के अंदर किए थे। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिए थे, है ना। महात्मा की उपाधि गांधी जी को जो है ना, रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे, यानी आदान प्रदान हुआ था। राष्ट्रपिता कहकर संबोधित 1944 ईस्वी में गांधी जी को नेताजी ने किए थे, यानी सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। हर्षवर्धन के राजकीय कवि कौन थे, जीडी में भी पूछा है, आरपीएफ में भी पूछा है। बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों किताब के लेखन स्वयं किए हैं। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है, बाणभट्ट, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि रहे हैं। ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, तथा दक्षिण भारत के कांची की यात्रा या कांचीपुरम की यात्रा जो है नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में ह्वेन-सांग ने किया था। ह्वेन-सांग को, है ना, पिलग्रिम, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो है हरिसेन है, और प्रयाग प्रशस्ति जो है इनके लेखक कवि हरिसेन को ही माना जाता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है। भैया ये आरपीएफ 2019 में पूछा गया है, चोल साम्राज्य से संबंधित है। चोल वंश के संस्थापक विजयालय होगा, यहाँ विद्यालय नहीं होगा। स्कूल नहीं जाना है मुझे, अभी तो रात हो गया है मम्मी, स्कूल कल जाएंगे। ठीक है, तो ये विजयालय से जो है संस्थापक हैं। इसकी राजधानी तंजौर थे, तमिलनाडु, है ना। चोल काल का उत्कृष्ट नमूना बृहदेश्वर मंदिर है, जिसका निर्माण राजराज चोला ने करवाया था। करेक्ट करके दूंगा पीडीएफ। नवनिर्मित संसद भवन में जो सेंगोल स्थापित किया गया है, चोल वंश से संबंधित है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन, सेंगोल को प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय पीएम कौन थे, है ना। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है भाई, सेंगोल को प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय पीएम कौन थे। ठीक है भैया, हड़बड़ी में जवाब मत देना, पढ़ाया हूं। श्रीलंका पर पहले विजय प्राप्त करने वाले शासक राजराज चोल थे, जबकि संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले शासक राजेंद्र चोला थे। ठीक है भैया, तो ये थे आज की क्लास। अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ये पीडीएफ आप हमारे कोई भी पेड पीडीएफ ग्रुप में होंगे, वहाँ पे आपको दे दी जाएगी, है ना। और कोई भी अगर आपको ई बुक रेलवे के लिए, बीएसएससी के लिए, इसके अलावा क्या बोलते हैं भैया अभी एसएससी के लिए, है ना, यूपीपी के लिए कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।